हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। और स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम एक नया कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3। और आज मैं आपको बेसिक का कुछ बेसिक डिस्कशन और आपको समझाऊंगा कि यार आखिर ये जेनेटिक्स वगैरह काम कैसे करती है, और ये हमारी सोच से बियॉन्ड बहुत सारी चीजें और भी हम अपने दिमाग में लगा सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं इस पे एनसीईआरटी हाइलाइट्स वगैरह भी स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको इसमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। पर स्टार्टिंग से भी कुछ बेसिक्स दे रहा हूं ताकि आप इसे वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचने पर हमारी मदद करते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक बहुत बेसिक डिस्कशन किया था यार, है ना। तो वो डिस्कशन ये था कि हमने एक प्लांट लिया, प्लांट पे मेंडल साहब के कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए, इमास्कुलेशन किया, बैगिंग किया, क्रॉसिंग करवा दी, सीड बन गए, फिर प्लांटिंग कर दी और उसके बाद फिर वो फ्लावर जो है फिर प्लांट बना। और प्लांट ने जो भी कैरेक्टर दिए उसको देखकर हमने एक पूरा मॉड्यूल सेट कर लिया कि यार ऐसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यही हुआ था ना कि मतलब यार दो कैरेक्टर लिए, उनके बीच में एक कैरेक्टर वाले को प्लांट को फ्लावर को मेल नाम दे दिया, एक से फीमेल कलेक्ट कर लिया, उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन करवा दिया, सीडलिंग हो गई, सीडिंग वगैरह बन गई, तो सीड से एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद एम्ब्रियो में सीड बन गया, और सीड बनने के बाद फिर जब सीड कुछ दिनों के बाद फिर हमने प्लांट लगाया तो वो कैरेक्टर बन गया और हमने देख लिया उस कैरेक्टर को, और कैरेक्टर को देखने के बाद हमने ये जज कर लिया कि अच्छा इस जनरेशन से इस जनरेशन में ऐसे कैरेक्टर जा रहे हैं। ये हमारा बिहेवियर था। अब हम इसको थोड़ा सा अलग वे में लेकर चलते हैं कि यार ये सब चीजें पता कैसे चली होंगी। ठीक है, पता कैसे चली होंगी कि ये सब कुछ हो रहा है, मतलब रूल रेगुलेशन वगैरह सारा कुछ लाने से पहले समझ जाओ कि क्रॉस क्या हो रहा है। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिए, क्रॉस कर लिया, और वो क्रॉस का तरीका क्या है। तो इस क्रॉस में कुछ अब हम लोग थोड़े से कुछ क्रॉसिंग्स के विषय पे बात करेंगे। आज मैं क्रॉसिंग के बारे में आपको बताऊंगा यार कि ये सारे जो क्रॉस हो रहे हैं वो क्यों और कैसे हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है। क्रॉसिंग के बारे में समझेंगे कि मैं किसको किसके साथ क्रॉस कर दूंगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा और मुझे पता क्या चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्रॉसिंग करने के लिए मैंने बताया आपको कि जैसे एक एग्जांपल अभी हम सेट करते हैं कि यार मुझे कैसे पता चला कि मैं एक रेड फ्लावर है मान लो और एक फ्लावर इधर व्हाइट वाला है, इनके बीच में क्रॉस किया, ठीक है, तो इसके बीच में क्रॉस कर दिया तो मान लो मुझे रेड ही मिल गया, है ना। तो रेड वाला है, इसके पास इसका स्मॉल टी है, मुझे कैसे पता चला, सॉरी स्मॉल आर है, कैसे पता चला। जस्ट एग्जांपल के लिए कि इसके पास ही कैपिटल आर है, इसके पास कैपिटल आर स्मॉल आर है, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये सब आया, कैसे पता चला। तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा जुलाई जो मैंने साल भर ये 4 महीने मैंने पढ़े, ये क्या ऐसा नहीं होता। आप ये क्या बात कर रहे हो, मैंने पढ़ा है ऐसा स्मॉल आर होता है, ये तो मैंने देखा है। ये सिर्फ कहानियां हैं, एज्यूम करना पड़ता है। असली बात ये है हमें दिखता सिर्फ जीनोटाइप है, हमें सिर्फ दिखता जीनोटाइप है कि ये रेड फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है, और ये रेड आया है तीसरा वाला भी, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये आया है। फिर कहानियां हैं कि चलो रेड एंड रेड के बीच में क्रॉस किया, तो रेड एंड रेड के बीच में क्रॉस किया तो फिर मुझे यहाँ पे रेड मिला, फिर हमें कुछ क्या बोलते हैं रेड मिले, और कुछ फिर व्हाइट मिल गए। तो अब ये कहानियों का सोर्स यहां से आगे बढ़ेगा कि ये लोग ऐसे मिले। जानने की जरूरत यहां पे दिमाग खराब करना शुरू कर दी कि यार जब मैं ठीक है रेड एंड व्हाइट के बीच में क्रॉस कर रहा हूं, रेड बन गया, समझ गया, मैं मान लिया, तब तक भी मेंडल साहब शांत हो जाते, नहीं निकालते इसका जीनो फिनोटाइप सब कुछ। लेकिन अगर रेड और रेड के क्रॉस करने से व्हाइट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जानने की इच्छा जागती है कि यार ये रेड में ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो छुपा हुआ था इस जनरेशन पे और दूसरे जनरेशन में खुद को दिखा दिया। तब मेंडल साहब का दिमाग घूमा और तब मेंडल साहब ने कहा कि नहीं, मुझे इसकी जड़ तक जानी पड़ेगी। बात तो अब जड़ तक जाएगी, और जड़ तक जाने के लिए फिर इन्होंने जीनो फिनो कहानियां निकालना शुरू की, और तब इनको अलग अलग टाइप के क्रॉस पता लगाने पड़े, और तब जाके फिर ये जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस वाली कहानियां आई जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे, असल में जो आधा कहानी हम पढ़ चुके होते हैं वो सिर्फ एज्यूम किया हुआ पार्ट है।
अब उसे प्रूव कैसे किया गया कि यही चीज है, ये आज मैं आपको बताता हूं। तो क्रॉसिंग का सबसे पहला पार्ट देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था यार कि एक क्रॉस होता है जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल है, सुन लो फटाफट, जल्दी समझ में आएगा। क्रॉसिंग बिटवीन, ठीक है, डेफिनेशन आप अपने हिसाब से इसमें डेवलप कर सकते हैं। सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, ये हमारी पहली कहानी हो गई। अब वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अगेन वही बात, कोई एक क्रॉस कर लो, ठीक है, या तो आप फ्लावर का एक पेयर है, फ्लावर के कलर के ऊपर पे बात कर सकते हैं। सो फ्लावर का कलर एक मान लेते हैं वायलेट, वायलेट, और क्रॉस कर दिया व्हाइट के बीच में, तो पक्की बात है वायलेट का कैपिटल वी और व्हाइट का स्मॉल वी का क्रॉस हम देख रहे हैं। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच का क्रॉस देख रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। सॉल्व, खत्म, कोई बहुत बड़ी चीज अब इसमें नहीं है, ये क्रॉस हम कई बार कर चुके हैं। दूसरा क्रॉस एक और आता है, डाई हाइब्रिड। सुन लीजिए बस, अभी बाद में तो हम ये सब प्रूफ करके देखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, फिर मैं इसमें ये भी दिखूंगा कि नीट लेवल के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब पक्की बात है बॉस कि यहां पर हमने क्रॉसिंग कर दी है किसके बीच में, क्रॉसिंग बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब एकदम छोटी छोटी चीज है तो थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। दो कैरेक्टर्स के बीच में हमने क्रॉस कर दिया, और ये दो पेयर के बीच में जब क्रॉस हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा क्रॉस समझ लीजिए कि स्टेम की हाइट है, स्टेम की हाइट को भी ले लिया, और यहां पर ये ले लिया कि मान लो सीड का शेप। बहुत फेमस दो एग्जांपल मैंने ले लिए, तो मान लेते हैं स्टेम की हाइट एक हो गया टॉल का क्रॉस कर दिए डॉफ से, और सीड शेप का क्रॉस कर दिया जो राउंड रहा होगा, उसका क्रॉस हमने कर दिया रिंकल्ड से, है ना। तो ये दो क्रॉस हमने कर दिए, ये कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी ये हो गया, और कैपिटल आर स्मॉल के बीच में क्रॉस कर दिया। पर हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते, तो इस क्रॉस को लिखने के लिए हम ऐसा लिखेंगे कि कैपिटल टी, दो क्रॉस डोमेंट वाले इधर, और इन दोनों का क्रॉस हम करते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर से। ये दो बातें बेसिक हैं जो हर बारी काम आती हैं, हर बारी बच्चों को पता होना चाहिए, तो ये मैंने पहले लिख दिया। अब आते हैं वो क्रॉस जिससे हमें रिजल्ट मिलता है, ये तो कैरेक्टर के बेसिस पे हो गए, पर किसके साथ कैप क्रॉस करना है, सबसे बड़ी चीज है कि पेरेंट्स आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा गूंजेगी वो ये है कि आप पेरेंट्स कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। सो पेरेंट्स के सिलेक्शन के बेसिस में हम अगर बात करें तो हमारा सबसे पहला क्रॉस जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है सेल्फ क्रॉस। पहला क्रॉस हम करते हैं सेल्फ क्रॉस। अगर मैं किसी का सेल्फ क्रॉस करूं, अगर इतना दिमाग मेंडल साहब के पास नहीं होता ना, तो इतना आसान नहीं है कि मतलब यार कि पकड़ लिए, क्रॉस करा दिए, ब्रीड बन गया, प्लांट मिल गया, कैरेक्टर ला दिए, इतना आसान नहीं था मेंडल साहब की कहानी, बड़ा डिटेल था भाई, यही डिटेल बताने जा रहा हूं मैं। सो सेल्फ क्रॉस के बारे में बात करो, ये कौन सा क्रॉस होता है, तो इस क्रॉस को आप ऐसा समझ सकते हो, क्रॉसिंग बिटवीन सेम जेनरेशन। अब सेम जेनरेशन का मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे शब्दों में समझ सकते हैं कि अगर कोई F1 जनरेशन का प्लांट है और उसी F1 जनरेशन के प्लांट के दूसरे फ्लावर से या उसी के फ्लावर से अगर हम बार बार क्रॉस करवाते जा रहे हैं, वो सेल्फ क्रॉस है। क्रॉसिंग बिटवीन F1 एंड F1, दो जनरेशन, एक ही जनरेशन के, मान लो जस्ट एक प्लांट में एक सीड पॉड के अंदर दो सीड हैं, एक सीड और दूसरे सीड का क्रॉस करा दिया, F1 टू F1, सेम जनरेशन, सेल्फ क्रॉस, सेम जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ सेम है, सेम F1 टू F1 है, उन्हीं के बीच में क्रॉस करा दिए, जो भी बने हुए थे F1 टू F1 में क्रॉस करा दिया हमने, सेल्फ क्रॉस कहलाएगा। बहुत शानदार बात, क्या बात है। ये क्रॉस करवाने से हम होमोजाइगोसिटी डेवलप करते हैं, हमें प्योरिटी पता चलती जाती है कि किस विषय पे जब हम ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें जो ज़्यादा चाहिए वो मिलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक बात है।
सेल्फ क्रॉस हो गया। दूसरा कौन सा क्रॉस है हमारे पास? दूसरा क्रॉस आता है बैक क्रॉस। अब यहां से मामला बदलता है। बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या चीज है भाई? बैक क्रॉस वो चीज है जिसके हिसाब से हम ये देखें कि बैक क्रॉस बिहेवियर जो है क्रॉसिंग बिटवीन F1 जनरेशन एंड पेरेंट्स। अब इसको लिखा ऐसा जाता है कि F1 जनरेशन एंड पेरेंट्स, पर असल में बायोलॉजिकली या फिर जेनेटिकली अगर हम कहें कि इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, सो बैक क्रॉस का मतलब कब करो, क्यों करोगे बैक क्रॉस? पेरेंट्स से क्रॉस करने के क्या मतलब होते हैं? बैक क्रॉस का मतलब यह है कि मान लो तुम्हें कोई जीन कुछ भी है, अगर अगर उसके बारे में तुम्हें जानकारी चाहिए, पता लगाना है, कुछ भी करना है, तो तुम्हें उसके ऐसे जनरेशन से क्रॉस करनी पड़ेगी जिसकी जानकारियां तुम्हें पूरी तरह से हो, और वो होता कौन है? पेरेंट्स, क्योंकि तुमने उसे सेलेक्ट किया है। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिर से एक बार फिर से समझना। बैक क्रॉस या फिर अगला क्रॉस जो टेस्ट क्रॉस होगा, वो ऐसे क्रॉस होते हैं जिसमें आपको जानकारियां रहे। जस्ट एग्जांपल के लिए कि अगर मान लेते हैं कोई भी जनरेशन है, ठीक है, तो आप याद रखना कोई भी जनरेशन है, XYZ, F1 है, F2 है, F3 है, कोई भी है, अगर हम उसका क्रॉस पेरेंट से करते हैं तो पेरेंट्स हमेशा कौन होते हैं? होमोजाइगस, क्योंकि उन पे मिक्स नहीं हुआ है। होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कर दो, या फिर आप उसी के होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कर दो, क्योंकि आप पेरेंट्स तो उन्हीं को लेते हो ना। जब भी तुम पेरेंट सेलेक्ट करोगे तो यही लोगे ना यार। कि जस्ट एग्जांपल यहां पे मान लो तुम्हें कोई भी कैरेक्टर मिला हुआ है, जस्ट एग्जांपल कैपिटल T स्मॉल t, अब ये तुम्हें मिला नहीं है, अभी मिलेगा, ठीक है, इसको तुमने क्रॉस करवाया, तो जब तुम इसे क्रॉस करवाओगे होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, तो कौन होगा? कैपिटल T या तो स्मॉल t और स्मॉल t। यही तो दो पेरेंट्स होते हैं क्या? और इसके अलावा कोई पेरेंट्स है? ये वाला कभी पेरेंट देखा तुमने? नहीं देखा। तो ये क्रॉस यहां पर दिखाई देगा, और ऐसे क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं। बहुत शानदार बात। तीसरी बात, टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस को करने से पहले आपको एक क्रॉस करवा के दिखाता हूं, तभी आप समझ पाएंगे टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, क्यों होता है टेस्ट क्रॉस, और इतना देर से मैं बार बार बेसिक हल्ला क्यों कर रहा हूं। क्यों टेस्ट क्रॉस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आपका सारी कहानियां सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। टेस्ट क्रॉस, पहली चीज तो ये होता है कि आप इसे कहेंगे क्रॉसिंग बिटवीन, किसके किसके बीच में हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं? कोई भी जनरेशन, समवन XYZ, F1 जनरेशन, ये एग्जांपल मान लो, F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट्स, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स। हुआ क्या इसकी वजह से? रिसेसिव होमोजाइगस, ये वर्ड अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि रिसेसिव होमोजाइगस मतलब दोनों स्मॉल t स्मॉल r जो भी होगा होमोजाइगस। अब वो चाहे पेरेंट्स हो या फिर ना हो, लेकिन पेरेंट्स होने चाहिए ताकि वो रिसेसिव होंगे। फॉर व्हाट? इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है फाइंडिंग जीनोटाइप। ठीक है, हमें यहां पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ये होता है यूजफुल फॉर जीनोटाइप डिटर्मिनेशन। आप किसी भी चीज को डिटरमाइन कर रहे हो, पता लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जीनोटाइप का डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये वाला क्रॉस। अब ये बहुत गजब की बात कह दी, और उलझते उलझते हम बहुत उलझते हुए चले जा रहे हैं। आखिर कैसे, ये क्या हुआ, ये फंक्शंस कैसे हुए, ये कहां से आया? ये जीनोटाइप को निकालने के लिए, जी हां, जीनोटाइप को निकालने के लिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। फटाफट एक क्रॉस करते हैं। मान लो कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मैंने एक रेड का क्रॉस किया व्हाइट के साथ, रेड व्हाइट मतलब टॉल डॉफ लो तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने एक टॉल का क्रॉस करवाया, ठीक है, टॉल पेरेंट लिया और एक डॉफ पेरेंट्स लिया, ठीक है, मेल फीमेल लिए, क्रॉस करवाए। F1 जनरेशन के जितने भी मिले सारे के सारे मान लो टॉल मिले, ठीक बात है। अगेन वही बात, टॉल को क्रॉस करवाया, फिर टॉल का टॉल से क्रॉस करवाया, फिर मामला घूमा, मुझे कुछ लोग मिले टॉल और कुछ लोग मिले डॉफ, ठीक।
माथा घूमा, पता लगाओ इनके पास ऐसा था क्या। तो हम थोड़ा सा एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। हमने सोचा कि जो टॉल होगा, पेरेंट्स जो होगा, सोचा बस, अभी बोला नहीं, सोचा, जो पेरेंट्स होंगे वो टॉल वाला कैपिटल टी होगा, है ना, पक्की बात है, डोमिनेंट बिहेवियर है, मैंने बताया था। स्मॉल टी डॉफ पेरेंट्स होगा। ये टॉल पेरेंट है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी दिमाग में समझना, और ये दोबारा तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा, इवन नीट तक नहीं करेगा, तो आप उसकी चिंता मत करना। ये टॉल एंड डॉफ दो क्रॉस हो गए। अब इनसे गैमेट्स बने होंगे। क्या बना होगा? गैमेट्स बना होगा। और जब ये गैमेट्स बना होगा तो एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, दो गैमेट्स बन गए। बहुत शानदार। जब हमने इनके बीच में क्रॉस किया तो पता चला कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ये हमने मान लिया कि दोनों के जीन मिक्स हुए होंगे। माना है, खाक मान लिया, कुछ बिना पता लगाए थोड़े ना मान लेंगे, बायोलॉजी मैथ्स थोड़ी है कि मान लिया। दिख रहा है टॉल, दिमाग यहीं पर घूमा, ये भी भाई साहब टॉल है और ये भी भाई साहब टॉल है। एक टॉल को हमने कैपिटल टी लिया है, एक टॉल को कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है, मान लिया, रिप्रेजेंटेबल यहां पर दिख रहा है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये एज्यूम हो पा रहा है कि हाँ, इधर कैपिटल टी इधर स्मॉल टी, ये है। लेकिन आपको दिखाई कैसा दे रहा है? वो याद रखना, अंदर आप नहीं देख पा रहे हो, अंदर आपको सिर्फ ये टॉल दिखाई दे रहा है। यहीं से टेस्ट क्रॉस की नीड शुरू होती है। पता चलता है कि जो हमारे पास में, अच्छा देखो, जो डॉफ है वो स्मॉल टी है, कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो टॉल हैं वो दो टाइप के हैं, जो टॉल हैं वो दो टाइप के हैं। तो ये याद रखना, जो हमारे पास डोमिनेंट बिहेवियर है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट हो, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, और या फिर हो सकता है वो हेट्रोजाइगस हो। मैं कैसे पता लगाऊं हेट्रोजाइगस है? कि जस्ट लाइक एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, दिखते तो भैया दोनों ही टॉल हैं। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है। डॉफ से मुझे कोई केस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जब दोनों स्मॉल टी रहेंगे तभी शो होगा अकॉर्डिंग टू मेंडल साहब। पर दोनों टॉल है, तो वो जो जीनोटाइप का रेशियो जो ज्यादातर बच्चों का 2 रेशियो आता है, 1:2:1, वो कैसे आया? कैसे पता चला कि वही दो जो हैं? अच्छा, दिख तो मुझे सभी के सभी टॉल ही रहते यार, लेकिन वो एक टॉल कैपिटल टी है, दो टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी वाला है। ऐसा रेशियो पता लगाने के लिए मुझे ये क्रॉस किया गया, और ये F1 क्रॉस है, सॉरी टेस्ट क्रॉस है। तो आइए हम पता लगाएंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे फॉर फाइंडिंग जीनोटाइप। मेरे पास शक के नाम पे दो लोग हैं। पहला, या तो कैपिटल टी जिसे हमने नाम दिया है टीम होमोजाइगस, दोनों सेम है, और होमोजाइगस डोमिनेंट टीम ए तैयार है पता लगाने के लिए कि क्या ये वहां पर है। दूसरा हेटेरोजाइगस, दूसरा कौन है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिखते दोनों टॉल हैं, दिखते दोनों ही टॉल हैं। मुझे पता लगाना है कि दोनों में से कौन है। किससे क्रॉस करवाएंगे? मैंने आपको बताया था स्मॉल टी से हम क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव होमोजाइगस से रिसेसिव, क्योंकि ये दोनों तो स्मॉल टी है, ये खुद को रिप्रेजेंट करने से रहा। यही लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे, पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, देखते हैं, रेशियो वगैरह आएंगे, पता चल जाएगा कि कौन कौन है। ये नीट का बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसके ऊपर में नीट में भी पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया, एफएमसी में भी पूछा गया, इसलिए बड़े ध्यान सुनना, इसके रेशियो ध्यान रखना। तुमसे पूछा जाएगा सीधे सीधे क्वेश्चन है, यार फाइंड करो कि यार हमारे पास जो
दो टॉल बिहेवियर हैं, 3 टॉल बिहेवियर के कैरेक्टर हैं, 3 में से कितने जो हैं होमोजाइगस डोमिनेंट है, कितने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, फाइंड करो। यही रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए जनाब क्रॉस करते हैं। कितने टाइप के गैमेट्स बने इससे? कैपिटल टी, कैपिटल टी गैमेट्स, ठीक है। इसके भी 2 गैमेट्स बनेंगे, क्रॉस करने सीख लीजिए। स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये 2 तरफ से आया, ठीक। क्रॉस करवा दिए। पुनेट स्क्वायर सभी को पता है कैसे करते हैं, बताओ 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 जल्दी बताओ। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, सब के सब, सब के सब कैसे? ये तो कहानियां हैं। जब मैंने इन दोनों का क्रॉस कराया, ऑल फिनोटाइप रेशियो, जितने भी फिनोटाइप रेशियो हैं 4:0 आए, अगर सबके सब टॉल एंड डॉफ एक भी ना आए, समझ लेना ये ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ बनेगा तो हमारी जो कहानी है वो होमोजाइगस डोमिनेंट के इर्द गिर्द घूम रही है। जब जब मैं क्रॉस करूं और क्रॉस करने के बाद सारे के सारे फिनोटाइप एक जैसे दिखाई दे, टेस्ट क्रॉस करने के बाद अगर रेशियो 4:0 आ रहा है, मतलब वो जो टॉल है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर इसके 2 जीन, इसके 2 जीन, हमने इसके बीच में क्रॉस किया, क्या आंसर आया? अच्छा सॉरी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, क्या आंसर आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या बिहेवियर आप देख रहे हैं? देखिए फिनोटाइप, अगर आपका आंसर फिनोटाइप में कैसा आ रहा है, अगर आपका आंसर फिनोटाइप में आ रहा है भैया, ये बताओ दोनों कैसे हैं। ये टॉल है, उसके बाजू में क्या है? डॉफ कैरेक्टर है। टॉल 2 है, डॉफ ये है, 2:2, और सिंपल कर दीजिए 1:1। कभी भी आंसर 1:1 या 1:1 आता है तो आपका आंसर बनेगा कि जो जीन है वो हेटेरोजाइगस है। कहानी खत्म। बस यही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रबल और सबसे जबरदस्त कहानी यही है कि आप टेस्ट क्रॉस से जीन के टाइप पता लगाते हो। आप जो 1:2:1 जीनोटाइप लिखते हो, असल में वो हवा से नहीं आया है, वो टेस्ट क्रॉस से निकाला गया है कि यार जो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसका जीनोटाइप आता कैसे। ये सारा कुछ ऐसे ही मेंडल साहब को मेरे को बताने के पीछे रीजन ये कि लोग मेंडल साहब को बड़ा हल्का ले लेते हैं। पेंट पकड़ लिए, ये क्रॉस कर दिया, हो गई कहानी। का भेड़ चरवाहा तो थे, पता नहीं कौन फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया, बहुत लोग ऐसे कहते थे। तो उनके लिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि यार ये क्रॉस इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी कहानी नहीं बनती। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस है टेस्ट क्रॉस। जब ये करोगे तब कहानियों की गिनती आगे शुरू होगी और कॉन्सेप्ट आगे बनेंगे। तो ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, टॉल के बीच में क्रॉस किए, फिर है ना, बताया था ना मैंने, टॉल के बीच में, इनके बीच में क्रॉस किया, तो फिर यहां पर क्रॉस कर दो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इससे भी 2 गैमेट्स बनाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके भी 2 गैमेट्स बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इन दोनों का क्रॉस हुआ, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये जो ग्राफ आप बना रहे हो ना, आज बनाना इसलिए इतना आसान है क्योंकि मेंडल साहब ने मेहनत कर दी थी। पता है हमें कि यही प्रोबेबिलिटीज आएंगी, अदरवाइज निकालते निकालते हालत खराब हो जाती है इसकी, है ना। तो ये F2 जनरेशन मिला और हमें दिख रहा है कि इसका जीनोटाइप अब जो है बड़ी मुश्किल से निकला था 1:2:1। 1 जो है कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 हैं और स्मॉल टी वाला 1 है। ये निकालने के लिए मुझे ये क्रॉस करना पड़ा था। मैं अभी तक बस इसी चीज में उलझा रहता हूं और हमेशा इस चैप्टर को पढ़ाते समय इस बात की पूरी फोकस में ध्यान लगाए रखता हूं कि बच्चों को ये चीज बिल्कुल मिस होनी ही नहीं चाहिए। ये चीज बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। बच्चों को ये चीज तो दिमाग एकदम बैठे नहीं चाहिए कि भाई साहब ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने जो कुछ किया है असल में वो एक बड़े एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करके आज निकाला गया है। ये है हमारा
मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये है हमारी क्रॉसिंग की बेसिक हैबिट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, और जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना होता है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? सारी चीजें याद रखना चाहिए। अब जब ये क्लियर हो जाएगा, मतलब मैं जो जो निकाल रहा हूं वो कहां से आ रहा है, अगर ये समझ में आ गया, मतलब सोर्स समझ में आ गया ना यार, यहां से आ रहा है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता। कहां से आ रहा है, अगर ये सवाल आ जाता है ना, ये कहां से आया, ये इतना इरिटेटिंग क्वेश्चन है कि पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है। उसके बाद कुछ चीज आगे बढ़ ही नहीं पाती, यहीं पर सारा मामला फिर खत्म हो जाता है। इसलिए पहले इतनी चीजों को एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये इस तरीके से आया है। तो कुछ इस तरीके से ये सारे क्रॉस यहाँ पर हो जाते हैं ना, और इससे हमें पता चल जाता है कि यार कौन जीनोटाइप कैसा है, किसका फिनोटाइप कैसा है। ये सारी कहानियां यहाँ पर क्लियर हो गई। अब कुछ और एक आध चीजें जो आज आपको मैं डिस्कशन करूंगा, इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। हमें उतना चीज जबरदस्ती लंबी लंबी चीजें खींचनी नहीं पड़ेगी, आसानी से हम चीजों को कवर कर पाएंगे और चीजें हमारे लिए हो जाएंगी। उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसके बाद फिर सिर्फ कुछ रूल रेगुलेशन है जो मेंडल साहब ने बताए और वो कहानियां हो जाएंगी। तो ठीक है, हमने ये जान लिया कि जीनोटाइप फिनोटाइप निकालते कैसे हैं। जीनोटाइप टेस्ट क्रॉस से, एंड फिनोटाइप जो है आंखों से देखकर निकाल सकते हैं। मोनोहैबिट क्रॉस आ गया, डायहैबिट क्रॉस समझ में आ गया, टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया, सारे बच्चों के दिमाग में बैठ गई बातें, क्लियर हो गई बातें। इनके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आया कि अगर आप जीनोटाइप निकालना चाहते हो यार तो आप कौन सा क्रॉस करोगे। तो याद रखना, हमेशा अगर तुम जीनोटाइप निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा टेस्ट क्रॉस। क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो क्रॉस बना रहे थे उसके डिटेल के बारे में समझते हैं कि ये जो क्रॉस आया है, टेस्ट क्रॉस के बाद हम जो चीजों को हमने बनाया है, ये क्रॉस किया है, इसका जीनोटाइप आपको दिख रहा है और इसी का आपको फिनोटाइप भी दिख रहा है कि यार फिनोटाइप क्या है। तो फिनोटाइप आपको दिख रहा है कि यार टॉल जो है वो है ना, टॉल है। उसके बाद डॉफ भी हमारे पास प्रेजेंट है ना। सो टॉल का जो रेशियो है 3 और डॉफ का रेशियो जो है वो 1, इस तरीके से पता चलता है। यहां तक भी कहानियां क्लियर हो गई। और कोई शॉर्टकट भी काम करता है क्या? हाँ जी, एक और शॉर्टकट काम करता है, और वो शॉर्टकट जनरली जो हम पढ़ते हैं यहां से इसके बाद हम पढ़ते हैं पनेट स्क्वायर के बारे में। ठीक है, सो पनेट स्क्वायर के बारे में ये कहानी है भाई कि एक साइंटिस्ट का नाम था रेजिनॉल्ड सी पनेट। ठीक है, आरसी पनेट इन्हें कहते हैं, रेजिनॉल्ड सी पनेट ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने दिया और इन्होंने देने के बाद बोला क्या कि यार देखो आज के बाद ना तुम्हें बार बार एकदम क्या बोलते हैं क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें कुछ मैथमेटिकल थॉट्स बता दे रहा हूं, कुछ ग्राफ बना दे रहा हूं जिससे तुम क्रॉस कर पाओगे। जैसे कि ये डब्बे ये जो बना रहे होते हैं ये सब रेजिनॉल्ड सी पनेट ने ही बताया था कि यार इसके अंदर 2 जीन होता है, फिर ये इधर जाएगा, फिर गैमेट्स बनेगा। तो ऐसे बॉक्स बनाकर जितनी बार भी बनाओगे ये सब बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स तो तुम बनाना सीख ही रहे हो, पर एक और फॉर्मूला आया जो रेजिनॉल्ड सी पनेट ने समझाया और उसके हिसाब से फिर सारी कहानियां बताई। उन्होंने कहा कि देखो यार अगर कोई एलील है, जस्ट लाइक हमारे पास कोई एलील है। अब एलील है, मान लेते हैं 2 एलील हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 जीन हैं, 2 एलील्स हैं। इसके सेकेंड जनरेशन में जाने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ए को कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी को मान लिया स्मॉल ए और स्मॉल टी को मान लिया स्मॉल बी। मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना, ये मत बोल देना कि सर क्या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो। ए बी, इसने कहा कि जब a प्लस बी होता है, नॉर्मल होता है, तो इनके पास में फॉर्मूला नॉर्मल हुआ है कि कैपिटल टी स्मॉल टी। पहली कहानी है। पर अगर मैं इसको मान लूं कि कैपिटल टी इज इक्वल्स टू ए, स्मॉल टी इज इक्वल्स टू ए, तो ये स्क्वायर लगा देना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब ये फॉर्मूला बनता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। कहने हैं महाराज ये क्या चल रहा है? तो यहां पर बातें कुछ ऐसी हो गई कि यहां पर चल ये रहा है कि जैसे अपने पास में टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आने की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या रहेगी, तो टी का स्क्वायर, मतलब यहां पर कैपिटल टी। ठीक है, सो कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर दोनों मिला दिया जाए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी की दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? जैसे मान लेते हैं कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, दोनों मिलाकर अगर 1 बना, ठीक है, तो इसको 1 कर रहे हैं तो कैपिटल टी का स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल टी प्लस टी का होल स्क्वायर कर देना। मान लो एग्जाम्पल के लिए यार, कौन सा लॉजिक लगाना है उसमें, तो उसमें से जब तुमने होल स्क्वायर कर दिया तो कैपिटल टी का यहां पर मान लेते कैपिटल टी प्लस यहां पर हो गया कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी। यहां पर अगर ये कर देना, इसका होल स्क्वायर कर दो। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें 2 मिनट में समझा रहा हूं। प्लस टी का ये होल स्क्वायर कर दिया, मान लो जस्ट एग्जाम्पल। सो कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, कैपिटल टी प्लस
स्मॉल टी। अब स्क्वायर स्क्वायर करने का है तो कैपिटल टी, अब टी का स्क्वायर मत कर देना भाई, है ना, जीन है, थोड़ा सा इज्जत से, तो कैपिटल टी, ठीक बात है। दो कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, ये तो सबको दिख ही रहा है, और दो दिखाई देगा स्मॉल टी। तो जो गणित इतना लंबा चौड़ा हमने पढ़ा था उसको भाई साहब ने मैथमेटिक्स से बनाने की कोशिश की, आधे लोगों का दिमाग का दही कर रखा था इन्होंने, ठीक है। तो ये पनेट स्क्वायर जो है बड़ा सिंपल सा चीज है, पर पढ़ाते समय लोग इसको ना ऐसा लंबा चौड़ा कहानी बना के बताते हैं, तो ये सब ना दिमाग खराब हो जाता है। बायोलॉजी वाले बच्चे मैथ पढ़ना है नहीं, तभी तो बायोलॉजी लिए यार, क्या टेंशन है, कोई जरूरत नहीं इसको इतना लंबा चौड़ा जानने की, बस इतना जान लो पनेट स्क्वायर नाम की कोई चीज थी, जैसे मेंडल जो हमारे क्या नाम है पनेट साहब ने बताया था कि हाँ जान गए, ऐसी होता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है जो कभी कभी परसेंटेज के बेसिस में आती है, कि यार ये परसेंट कैसे हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज का परसेंट अपन निकालते हैं, तो यहां पर जैसे आपके पास में ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब जो रूल दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर, तो आपके पास में ये याद रखना कि जैसे आप उसे 25% भी निकाल सकते हो, जैसे कोई भी तुम फॉर्मूला लगा के कहीं से भी निकालना है तुम्हें, मान लो, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास में कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी जो है, अगर ये दोनों आने की फ्रीक्वेंसी एक है, ये दोनों इज इक्वल्स टू 1, दोनों साथ में a+b जो है वो 1 आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब a+b यहां पर मान लेते हैं 1 आ रहा है, तो पक्की बात है a जो है, जो a है इसके पास में वो 1/2 है, b भी 1/2 है, आधा आधा मिलाकर एक बन रहे, सही बात है ना, कि भैया इनके पास अगर आप लगा दें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/2 a और 1/2 b है, दोनों को मिला दें तभी तो आंसर फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, गलत कह रहे हैं हम, जल्दी बोलो। ये दोनों इसको समझ लेना तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, ये हाफ हाफ मिलाकर 1 बन गया, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, 1/2 का 1/2 है a है, 1/2 b है, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दो और 1 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कौन फॉर्मूला क्या आएगा, तो पक्की बात है भैया, अब हमारे पास 1/2 b जो है दोनों का होल स्क्वायर है 1/2 a प्लस 1/2 b, ठीक है, ये एक हुआ, और दूसरा है 1/2 a, दूसरा भी है 1/2 b इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। कुछ गणित वड़ित अपन बचपन में पढ़े हैं बाबू, इतने भी कमजोर नहीं है अपन, भूलने का नहीं है। तो 1/2 हो गया 1/4 a का स्क्वायर, बूझे, ठीक है, पक्की बात ना, सब बूझना ही पड़ेगा यार, 1/2 का a का स्क्वायर हो गया। दूसरा फिर यहां पर बचा 1/2, ठीक है, 1/2 a है, 1/2 यहां पर बन जाएगा 1/2 b, ठीक है, मतलब 1/4 ab जो आंसर यहां पर फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से प्लस कर देंगे इसको, ये तो है ही है, साथ ही साथ में अब यहां पर इसको प्लस कर देंगे तो यहां पे 1/2 b और प्लस 1/2 यहां पर a आंसर आ गया, तो दोनों आगे पीछे बनता रहता है, और ये 1/4 b का होल स्क्वायर कर दिए, आंसर आ गया 1 का स्क्वायर, आया आंसर का 1 का स्क्वायर। थोड़ा बहुत दिमाग लगा लियो बाबू, है ना, ज्यादा इसमें गणित नहीं लगाने का है। 1/4 a का स्क्वायर, और ये जो टोटल मिलाकर यहाँ पर बनते हैं ये कुल मिलाकर बनेगा 1/2 ab, ठीक है, मतलब इंटू करते हैं तो मतलब 1/4 इसका 1/4 इसका 1/4 दोनों मिला देंगे 1/2, ऐसा कुछ गणित में कभी पढ़े हैं मैथड में कि नहीं पढ़े हैं। 1/4 b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वाह मेरे से, क्या बात है, ऐसा लंबा सा दिमाग लगा के तुमने आखिरी में निकाला क्या, कुछ नहीं, क्या निकला कि 1/4 मतलब 25%, 1/4 ab मतलब a का स्क्वायर जो है वो एक, रुको बताता हूं मैं क्या आया तुम्हारा, 1/4 जो है a का स्क्वायर आया, 1/2 का आंसर आया किसका, ab का, है ना, और 1 जो है हमारा क्या था जी, एक और 1/4 है ना, वो b का स्क्वायर आया। तो ये 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, है ना, a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कैपिटल टी का स्क्वायर, समझे। और ये दूसरा, अच्छा दूसरा फिर साथ में और क्या आया, ये प्लस माइनस तो हटा ही दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। 1/2 यानी कितना परसेंट, 50%, कौन आया, हेटेरोजाइगस, कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ बुझे। और तीसरा क्या है फिर 25%, बी का स्क्वायर स्मॉल टी खत्म, ठीक है। तो तुम उसी को ही लगा लेना, वो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। ये जो फॉर्मूला तुम लगाओगे तो ये आज के बाद मैथमेटिक्स लगाने वाला जो विज्ञान था वो लगा दिया भाई साहब हमारे पनेट साहब ने।
पनिट साहब ने उसको लगाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर करके वो फॉर्मूला लगा दिया। तो जब मतलब यार a b इक्वल्स टू 1 है तो a भी आधा हुआ और b भी आधा हुआ, दोनों मिलाकर एक बने। ज्यादा मेथड मत लगाना यहाँ पे, है ना, नहीं तो बोले सर यहाँ तो a भी बस था, अब आप हाफ हाफ कर दिए हो यहाँ पर। ये सब बायोलॉजी की मैथ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये सब बायोलॉजी की मैथ है। इस कॉन्सेप्ट की यार ऐसा जब एक जनरेशन में ऐसा है तो दूसरी जनरेशन में ऐसा होगा, तो फिर तीसरी जनरेशन में ऐसा होगा, फिर चौथी जनरेशन में ऐसा होगा। ये भाई साहब ने बात बताई और ये कहानी हमारे दिमाग में घड़ी बैठ गई, सारी चीज समझ गए कि यार ये भी पनिट साहब ने बताया था। पनिट स्क्वायर तो उनका फॉर्मूला था कि स्क्वायर लगाते जाओ और जो भी फॉर्मूला आएगा वो वैसा ही आएगा। जो का पार्ट बहुत जबरदस्त फॉर्मूला था और मतलब कुछ ऐसा था कि यार मतलब कैलकुलेशन किए बिना ही तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। मैथमेटिक्स मतलब व्हाट? मैथमेटिक्स मतलब यहां से बैठे बैठे चांद का डिस्टेंस पता लगा लेना, यहां से बैठे बैठे सूरज का डिस्टेंस पता लगा लेना, यही ना मैथमेटिक्स। तो वो भी ये भी मैथमेटिक्स इसलिए लगाया था कि यार मैं बार बार जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन क्रॉस करते रहूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, ठीक है। और मटर के 20 जनरेशन आते आते मेरी आधी उम्र बीत जाएगी। होगा कि नहीं होगा यार? इतना लंबा लंबा थोड़े ना मैं रिसर्च करता रहूंगा। तो एक काम करते हैं, इसके बाद क्या आने वाला है ये प्रेडिक्ट करते हैं। और पढ़ने का तभी तो मतलब है ना भाई, जो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। मैं पढ़ के क्या करूंगा? मटर की चौथी पीढ़ी विकलांग पैदा हो रही कि मतलब कैसे पैदा हो रही, चाहे लास्ट जनरेशन कैसे पैदा हो रही, मुझे क्या मतलब इससे? मुझे मतलब इस बात से है कि यार कुछ प्रिडिक्ट हो जाए, बढ़िया कुछ पता चल जाए यार कि अगली जनरेशन में होने क्या वाला है। मैं बीमारियों के बारे में क्यों पढ़ूंगा? सिकल सेल एनीमिया या कोई भी बीमारी के बारे में क्यों पढ़ूंगा, है ना? सिकलिंग जो होता है वो क्यों पढ़ रहा हूं? क्यों? मेरे को पढ़ने में मजा आएगा कि किसी को सिकल सेल एनीमिया हो चुका है? नहीं, इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि अगली जनरेशन को बचा सकूं, अगली जनरेशन में होने से रोक सकूं। यही पूरा रूल रेगुलेशन है। तो इनके साथ भी वही रूल था। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है यार, मान लिया हमने पेडिग्री एनालिसिस हमने कर लिया, सॉरी क्या बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो गैप इनके आ रहे थे वो 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 हमने देख लिया। इसमें अब यहां तक जितनी चीजें हो सकती थी हमने सब कुछ कर लिया। कुछ और एक आध दो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं, बेसिक जो लगने वाले हैं वो फिर हम आगे उसको आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे जीनोटाइप जब भी निकालते हैं या फिनोटाइप निकालते हैं तो एक और पनिट स्क्वायर समझ, तो पनिट स्क्वायर के बाद एक और बहुत काम आता है, वो है फॉर्मूला, ठीक है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। जीनोटाइप फॉर्मूला जो डायरेक्टली निकाला जा सकता है, खासकर 12th वाले बच्चों के लिए और 11th वाले बच्चों के लिए, मतलब नीट वाले बच्चों के लिए भी। दूसरा फिनोटाइप, इसमें भी मैथमेटिक्स बिल्कुल मत लगाना, है ना, ये अपना अपना तरीका है निकालने का, वो फॉर्मूला लगाकर हम अपने आप जीनोटाइप फिनोटाइप निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं जीनोटाइप निकाल रहा हूं, तो आप मुझे बताओ, जब मैं तुम्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने बोला था मैंने, अभी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूरा रूल रेगुलेशन नहीं बताया हूं मैंने तुम्हें, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस जान गए ना, कौन सा लॉ लगा वो अलग बात है, मोनोहाइब्रिड जान गए ना। तो रेशियो कितना आया था जीनोटाइप का? 1:2:1। ये तो याद करना पड़ेगा ना, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसका मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप कितना आया था? मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप कितना आया था? मोनोहाइब्रिड का रेशियो जो है 3:1 आया था ना जी। हाँ, अब जितना क्रॉस रहेगा आप ये करना 1:2:1 की पावर में n कर देना। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रीड्स, नंबर ऑफ क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। मोनो रहेगा तो 1, मोनो है तो 1, डाई है तो 2, ट्राई है तो 3, जो तुम अपने हिसाब से फॉर्मूला लगा सकते हो। और यहाँ पर रेशियो आएगा 3:1 की पावर में भी n, और n का मतलब भी वही है नंबर ऑफ क्रॉसेस, मतलब n है 1 है, ठीक है। तो 1 है तो आप कहेंगे n = 1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर n के ऊपर में मैं n लगाया तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, n = 2, तो हमारा क्रॉस कौन सा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी मजेदार शानदार। तो अब हम जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं 1:2:1 का, मान लो मोनो हाइब्रिड का तो मैंने निकाल दिया, डाई हाइब्रिड का हम निकाल सकते हैं क्या? डाई हाइब्रिड का हम निकाल सकते हैं क्या? यस भाई साहब, निकालेंगे हम 1:2:1, 1 की पावर में n = 2, क्योंकि डाई हाइब्रिड है, ठीक। अब एक तरीका है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी मैथ में मत लगाना, मैथ वाले टीचर तुम्हें भगा देंगे,
लेकिन मेरी क्लास में लगा सकते हो, मैं मैथमेटिक्स ऐसी मजाक मजाक में पढ़ाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक को पहले एक से इंटू करना, फिर एक को दो से, फिर एक को एक से, फिर दो को एक से, फिर दो को दो से, फिर दो को एक से, फिर वन को, मतलब वही वन को वन से, वन को टू से, वन से वन से, तो वन वन जा वन, फिर रेशियो वन का टू से इंटू करना, वन का वन से इंटू करना, बहुत शानदार, टू का वन से इंटू करना, ठीक है, टू का वन से इंटू किए टू, टू का टू से इंटू किए फोर, ठीक है, और टू का वन से इंटू किए फिर टू, फिर वन का वन से इंटू किए वन, वन का टू से इंटू किए टू, वन से इंटू किए वन। बोले क्या पढ़ा रहे हो यार, है ना। अब सीक्वेंसेस का बनाओ फटाफट। सबसे पहले 4 रेशियो, 2 रेशियो, 2 रेशियो, 2 रेशियो, 2 रेशियो, 1 रेशियो, 1 रेशियो, 1 रेशियो 1। ये है तुम्हारा जीनोटाइप। बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है, बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है, ये आज के बाद याद रखना और अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट से पूछ के देखना, मे बी उनको भी पता हो, होप सो। नहीं पता होगा तो तुम तो होशियार बन गए ना यार, क्या बात है मैंने जीनोटाइप निकाल लिया। ये डायहेबिट्रॉस का जनरली मिलता नहीं है बुक वगैरह में, पर ढूंढ लेना, ठीक है, ये मिल गया। चलो फिनोटाइप तो अब अपन को पता ही रहता है, ये भी बुक में लिखा रहता है। तो अगर अपन डाई हाइब्रिड के निकाल रहे हैं, डाई हाइब्रिड के लिए निकाल रहे हैं, तो n इज इक्वल्स टू 2, 3 रेशियो 1 की पावर में 2 कर देना, तो 3 रेशियो 1 इंटू करना 3 रेशियो 1, तो 3 का 3 से इंटू किए 9, 3 का 1 से इंटू किए 3, 1 का 3 से इंटू किए 3, 1 का 1 से इंटू किए 1, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। तो आपके सामने अब ये जीनोटाइप और फिनोटाइप का कोई मसला आज के बाद नहीं रहना चाहिए कि जो जीनोटाइप हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड के लिए 3 रेशियो 1, डाई हाइब्रिड के लिए 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, और जब आप इसको टाई हाइब्रिड के लिए निकालेंगे तो 27 रेशियो 9 रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो, ऐसा करते करते एक पूरा रेशियो आएगा। आप उसे क्रॉस करके देखना, आप क्रॉस करके देखना, एक बार आप इसे क्रॉस करके देखना, शायद आपको ये चीजें और बढ़िया समझ में आ जाएगी। और ऐसे डाई हाइब्रिड के लिए तो यहां तक जितना बेसिक हो सकता था, हमने सारे बेसिक्स के बारे में जितना जानकारी रख सकते थे सारा कुछ रख लिया। अब इसके बाद आएंगे लॉस, तो अब वहां से शुरू होगा खेल। अभी तक चल रहा था पूरा मतलब नॉर्मल बेसिक सी चीजें, और होप सो अब ये बेसिक्स आप समझ गए होंगे, सारी चीज समझ गए होंगे, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है, और होमोज़ाइगस आएगा, सेट्रोज़ाइगस, एलील्स, है ना, और मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्रेस क्रॉस, सब जान गए। जब सब जान गए तो अब लॉस की बारी आपकी है, और यहां से टॉपिक अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और खुद को ऐसा डेवलप करिए कि लाइफ में सब लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।